वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या देखा, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं। कंप्लीट लेक्चर जो हमने कवर किए वो यहां पर आपको दिख रहे होंगे। प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, पूरे कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और हाँ, मैं एक चीज यहां पर क्लियर करता हूं, या तो आप नीट में पढ़ते होंगे या तो आप 12th का एग्जाम देने वाले होंगे बोर्ड में, और 12th के बाद आपको कौन सा एग्जाम देना है? CUET का एग्जाम भी तो देना है बच्चा, अगर नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो। क्योंकि CUET आपको कहां ले जाएगा? अच्छी यूनिवर्सिटी में ले जाएगा ग्रेजुएशन करने के लिए। सारी यूनिवर्सिटी में CUET का एग्जाम लगा हुआ है, आपको देना ही पड़ेगा। इन तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया जाता है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करवाई जाती है। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो यहां से पढ़ता है वो जानता है, जो नहीं पढ़ता वो जानता है। हर एक लेक्चर में मैं स्टार्टिंग में यही बातें करता हूं, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन यहां पर पढ़ाई जाएंगी। हर एक टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, इधर उधर टॉपिक हो सकते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को। बाकी सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि अपनी एनसीईआरटी पर नहीं है। एनसीईआरटी पर दे तो रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट वाली बातें हम डायरेक्ट करते हैं। थोड़ा सा लाइनें इधर उधर बढ़ जाती हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बहुत ही अच्छी तरीके से कोर्स चल रहा है, सारे लेक्चर टॉपिक वाइज कवर हो रहे हैं, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और हमें देखना क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र के रोग को देखना है, और पहला ही रोग आता है एलर्जी। अच्छा, एलर्जी का नाम तो जीवन में सबने सुना होगा, कईयों को तो एलर्जी होगी इस क्लास में, ठीक है। तो एलर्जी है क्या, होती क्यों है, इस चीज को हम देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है भैया, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, ये नीट में भी पूछा जाता है, और CUET वगैरह में तो आएगा ही। अगर मैं एलर्जी की बात करता हूं मेरे भाई, तो एलर्जी में होता क्या? देखो, एलर्जी होती कैसे, पहले इस चीज को समझो। जो एलर्जी है ना, जो ये एलर्जी है, ये स्मृति पर आधारित होती है। मतलब मैंने आपको दो तरीके की प्रतिरक्षा तंत्र में डिवाइडेशन करके बताया था। एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है, और दूसरा क्या होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है। क्या होता है बच्चा? एक होता है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, ये स्मृति पर आधारित रहता है। जो एलर्जी है वो भी स्मृति पर आधारित है। सर कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं तुम्हें, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूं तुम्हारी, अगर तुम गांव से हो, या कुछ बच्चे होंगे शहर से। जो गांव वाले रहते हैं उनको जल्दी एलर्जी होती नहीं किसी चीज से, लेकिन जो शहर वाले रहते हैं उनको बड़ी एलर्जी होती है। धूप से एलर्जी हो जाती है, धूल से एलर्जी हो जाती है, खाने से एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की एलर्जी भैया होती ही रहती है। लेकिन गांव वाले ठेठ आदमी होते हैं, उनको नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हर एक एलर्जन के संपर्क में आए हुए हैं, और हमारी बॉडी सब एलर्जन को, एलर्जन जो हमारे एंटीजन होते हैं उनके प्रति क्या रखती है? स्मृति रखती है। उसको पता है कि ये एलर्जन के प्रति स्मृति मेरे पास है, तो ये एलर्जन मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो बच्चे बाहर से होते हैं, जो बच्चे शहरों से होते हैं, वो धूल वगैरह में खेलते नहीं है, ज्यादा धूप में निकलने नहीं देते। माँ बाप, अरे धूप है मत जा खेलने, क्या करेगा, डांट देते हैं भाई उसको। तो उसके अंदर होता क्या है? जो इम्यूनिटी है उसकी कमजोर हो जाती है, और इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण एलर्जी होती है। जो एलर्जी है वो कई तरीकों से हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि भैया जिस चीज से तुम्हें एलर्जी है उस चीज से कोशिश करो कि उचित दूरी, तो मतलब वो होता है ना कि कोरोना में था कि इतने पग दूर ही रहे आप, तो एलर्जी से आप उतना दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। बाकी इसकी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो एलर्जी में आपने क्या देखा? एलर्जी में होता क्या है? जो आपके कुछ प्रतिजन होते हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र से अनुक्रिया कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं एलर्जी। ये प्रतिजन वायु द्वारा आपके अंदर आ सकते हैं, या तो आप जैसे धूल है, धूल के कणों से एलर्जी है, तो धूल के कण अगर आपके अंदर आ गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको धूप से एलर्जी है, तब फिर क्या होगा भाई? आप धूप में निकलेंगे तो आपकी स्किन में, अब एलर्जी कई तरीके की हो सकती है। जो एलर्जी होती है ना, एलर्जी के सिम्टम कई तरीके के होते हैं। अब मान लो धूल से है तो क्या पता श्वास नली में प्रॉब्लम हो जाए, क्या पता अगर आपको धूप से है तो क्या पता स्किन में प्रॉब्लम होने लगे, दाने निकलने लगे। तो बहुत बहुत तरीके से ये अपने सिम्टम्स निकालती है। इसकी पूर्णतः स्टडी आज तक नहीं हो पाई है। ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से सिम्टम्स भी आ जाते हैं कभी कभार। तो अगर हमें एलर्जी की स्टडी करनी है तो हम ऐसा ही करते हैं, जिसको एलर्जी है, किस चीज से एलर्जी, पहले ये पता करवाते हैं। ये पता करवाने के लिए हमें उस चीज को उस तक पहुंचाना ही पड़ेगा भैया।
अगर धूल से है तो हमें पता चल जाएगा, अगर इस धूल से प्रॉब्लम होती है भैया इसको धूल से एलर्जी, सीधी सी बात, ठीक है। तो एलर्जी क्या होती है आपने देखा। अब देखो एलर्जी के लिए कौन सा एंटीजन जिम्मेदार है, सॉरी कौन सा एंटीबॉडी जिम्मेदार है IgE प्रकार का। सब आपने कहां पर पढ़ाया है भैया, पिछले के पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था। एंटीजन के पूरे कंप्लीट प्रकार जो होते हैं सब मैंने बताया था, 5 प्रकार के होते हैं, और उनमें से जो IgE प्रकार वाला एंटीबॉडी है वो क्या करता है बच्चा, वो आपके इम्यूनिटी के एलर्जी वाले पार्ट में काम करता है। मतलब जो एलर्जी वगैरह हो जाती है उसमें कौन सा काम करने वाला एंटीबॉडी, वो IgE प्रकार का होता है, जो कि काम करता है, वर्क करता है। मैंने पिछले लेक्चरों में भी इस चीज को क्लियर किया था। आज तो मैं एलर्जी पढ़ा ही रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका कारण क्या है, तो मैंने आपको बताया कि भैया इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करते हैं तो जो हमारी मास्ट सेल होती हैं वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन स्रावित करती हैं। ये ऐसे रसायन होते हैं जो एलर्जी का कारण बनते हैं। जहां पर हिस्टामिन और सीरोटोनिन का नाम आए, हिस्टामिन का तो मैक्सिमम नाम आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, तो आप समझिएगा कि यहां पर बात हो रही है कहीं ना कहीं एलर्जी के सब्जेक्ट में, क्योंकि हिस्टामिन एलर्जी के सब्जेक्ट में ही मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। ये टर्म अपने दिमाग पर बैठा लीजिए। अगर मैं इसके उपचार की बात करता हूं तो भैया कोई भी इसका परमानेंट उपचार तो है नहीं कि दवा दे देंगे हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसका एक बेहतर उपचार ये है कि हम उस व्यक्ति को जिससे एलर्जी है उससे दूर रखें। एक इलाज इसका ये भी है कि आप स्टेरॉइड वगैरह दे सकते हैं, आप उसको एंट्रीनेलिन वगैरह दे सकते हैं, या प्रतिहिस्टामिन दे सकते हैं, मतलब जो हिस्टामिन के विरुद्ध काम करे उसको भी आप दे सकते हैं। ये कुछ औषधियां हैं जो उस वक्त काम आ सकती है। सपोज दैट अब आप धूल में चले ही गए, अब एलर्जी हो गई तो बॉडी रिएक्ट करने लगेगी, तो उस समय आप इन दवाइयों को यूज कर सकते हैं। उस समय के लिए थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, फिर आप जाएंगे फिर आपको होगा, तो इसका कोई परमानेंट इलाज है नहीं। अगर हम बात करते हैं अस्थमा की, अब यहां पर एक रोग आता है, एलर्जी से रिलेटेड रोग है बच्चा। ये क्या है, एलर्जी से रिलेटेड रोग है अस्थमा। अब अस्थमा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझो। जो अस्थमा है वो फेफड़ों से संबंधित, मतलब श्वसन नली जो होती है उसके नीचे वाले पार्ट से संबंधित रहता है, श्वसन के नीचे वाले पार्ट से संबंधित रहता है। अस्थमा बहुत लोगों को होता है, जो वीडियो देख रहे हैं शायद किसी बच्चे को। तो अस्थमा वाली जो बीमारी रहती है उसमें क्या रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जब हम सांस लेते हैं, सपोज दैट आपको अस्थमा वाली बीमारी है, मतलब आपको एलर्जी है एक तरीके की, जो कि कौन सा रोग है, वो अस्थमा वाला रोग हो गया, रोग की बात करता हूं। तो आप जब सांस लेते हैं, जिस चीज से आपको एलर्जी है, वो जब एलर्जन आपके अंदर पहुंच जाते हैं तो होता क्या है, उस समय होता क्या है, जो आपकी श्वास नली है ना वो बहुत ही अत्यधिक अति संवेदनशील तो होती ही है। तो जब एलर्जन आपके अंदर पहुंच जाएगा तो जो श्वास नली की भित्तियां हैं वो अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्राव करने लगती हैं बच्चा, और ये जो श्लेष्मा है ना ये श्वास नली को जाम कर देता है। अब अगर श्वास नली को जाम कर देगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगेगी, और इसके लिए क्या करते हैं आप, इसके लिए इनहेलर लेते हैं। ये बात तो सबको पता होगी। आप एंटीबायोटिक थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा कौन बच्चे, ज्यादातर बच्चे या तो जो जिनको भी होता है, भाई बच्चे ही क्यों, आप ही लोगों क्यों हो, जिनको भी अस्थमा होता है वो क्या करते हैं बच्चा, वो इनहेलर का यूज करते हैं, और ये मैक्सिमम लेने वाली दवा है बच्चा अस्थमा के रोग में। इनहेलर क्या करता है, जब आप इनहेलर लेते हैं तो ये श्वास नली को साफ कर देता है, बस इसका इतना ही काम होता है। ये सही नहीं करता बच्चा, कि श्वास नली को साफ कर देता है ताकि आप सांस ले पाए। अगर ये अस्थमा अपनी चरम में आ गया तो हो सकता है आपकी सांस बीच में अटक जाए, और अगर सांस अटक गई तो आप भी अटक जाएंगे हो गई भाई, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो भगवान। और इसमें मैंने उपचार भी बता दिया, क्या होता है इस चीज को बता दिया। अब हम कुछ और रोग की बात कर लेते हैं, जिनमें से 2 रोग है। एक तो होता है हाई रोग, हाई रोग मतलब हाई फीवर, अब भाई ये हाई करके आता तुम लोगों को, ठीक है। और एक होता है एनाफाइलेटिक शॉक। ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, ये एनसीईआरटी पर नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। और ये किस परिप्रेक्ष्य पर इंपॉर्टेंट है, ये नीट स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी 12th वालों के लिए जितना मैंने पढ़ा दिया उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो जानना चाहते हैं बीमारी के बारे में तो जान लें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बीमारी है, जानने में क्या जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाई फीवर, हाई फीवर याद रहेगा ना, चलो। हाई फीवर क्या करता है, हाई बोल के आता है, इसके बारे में केवल और केवल एक लाइन ही आपको याद रखनी है कि इसमें नाक जो होती है आपकी और जो आंख होती है उस पर अत्यधिक मात्रा में म्यूकोसा का श्रावण होता है, जिसके कारण आंखें लाल हो जाती हैं और नाक आपकी जाम हो जाती है, नाक बहने लगती है, आंसू बहने लगते हैं। ये सब बीमारी हाई फीवर में होती है,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनाफाइलेटिक शॉक की, तो ये बड़ी ही डेंजरस सी बीमारी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बीमारी है। बड़ी डेंजरस बीमारी क्यों है? क्योंकि इससे आपकी डेथ हो सकती है, और जिससे आपकी डेथ हो वो भाई बड़ी है। अब बड़ी उससे बड़ी क्या होगी भाई, मार डाल रही है, उससे बड़ी ढूंढ रहे हो तुम। चलो ठीक है। अगर मैं एनाफाइलेटिक अगर हम बात करता हूँ किसकी, एनाफाइलेटिक शॉक की, तो इसमें होता क्या है? ये पराग कणों से होने वाला एक तरीके का रोग है। ये कैसे होता है इसको मैंने फ्लो चार्ट में देखिए बनाया है आपके लिए, और ये फ्लो चार्ट आपको मदद करेगा याद रखने के लिए। जब भी परागकण आपके अंदर पहुंचते हैं तो आपके अंदर पहुंचेंगे तो वो ब्लड से मिल जाते हैं। जैसे वो ब्लड से मिलते हैं तो अब ब्लड से मिल गए तो ये पूरे पार्ट पर, पूरे बॉडी के पार्ट पर भाई पहुंच जाएंगे ब्लड के जरिए, क्योंकि ब्लड तो आपको पता ही है कि हर एक टिश्यू, हर एक पार्ट में ब्लड जाता है। तो ये ब्लड के जरिए पूरे पार्ट में पहुंच जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी अत्यधिक मात्रा में हिस्टामिन स्रावित करेगी। सर हिस्टामिन नाम तो आ गया, मतलब ये जो रोग है ये एलर्जी से संबंधित है। वैसे ये सारे रोग जो मैं बता रहा हूँ एलर्जी से संबंधित रोग ही बता रहा हूँ आपको। अगर मैं हिस्टामिन की बात करता हूँ बच्चा, तो ये ज्यादा अगर स्रावित होगा, ये मैक्सिमम स्रावित होने लगता है, बहुत ज्यादा स्रावित होने लगता है। तो अगर ये मैक्सिमम स्रावित होने लगेगा तो जो आपकी रक्त वाहिनियां है ना वो फैल जाएंगी, जिससे पारगम्यता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रक्त दाब आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रक्त दाब कम हो जाएगा बच्चा, तो ये पूरी बॉडी पर ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, जिससे व्यक्ति की डेथ हो सकती है। आओ इसको डायग्राम से समझते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सपोज दैट ये कोई एलर्जी मतलब एलर्जन है परागकण का, जो आपके बॉडी के अंदर आ चुका है। ये आपकी क्या है भैया, ये मैंने सुंदर सा आपका चेहरा बनाया हुआ, आपका नहीं भैया, आपको ना हो, मान लो दूसरे का चेहरा भैया है तो आदमी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अब इसके ये ब्लड में मिलेगा, और ब्लड में मिलेगा तो जो आपकी वाहिनियां होती हैं ब्लड की, जिसमें ब्लड घूम रहा है, ये जाकर उससे मिल जाएगा, और ये उससे मिल जाएगा तो होगा क्या, यहां पर हिस्टामिन का श्रावण अत्यधिक मात्रा पर होने लगता है। अब ये एलर्जन इससे मिल चुके हैं, हिस्टामिन का श्रावण अत्यधिक मात्रा में होगा तो ये जो आपकी वाहिका थी ना, ये चौड़ी होने लगेगी, ऐसे करके ऐसे चौड़ी होने लगेगी। और एक बात बताओ, अगर चौड़ी होने लगेगी तो रुधिर अब क्या पूरा फैलेगा इधर उधर रुधिर, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो रहेगा, आपको जो ब्लड अभी तक दाब लगा रहा था एक छोटी, भाई ये छोटी सी नली, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दाब ज्यादा होगा। अगर दाब के साथ ही बहता है ब्लड, तो यहाँ पर दाब कम लग पाएगा, और अगर दाब कम लग पाएगा तो ब्लड की जो गति है वो कम हो जाएगी, और आपके टिश्यू तक, आपके बॉडी पार्ट तक वो ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। और आपको तो पता ही, ब्लड के बिना तो टिश्यू और आपके बॉडी पार्ट नहीं जिंदा हो सकते। और अगर हम बात करते हैं मृत्यु की, तो मृत्यु भी तो हो ही सकती है, लेकिन और भी बीमारियां आपको मिल सकती हैं। मान लो अगर ये बहुत ही चरम में होगा तो मृत्यु हो जाएगी। अगर मान लो थोड़ा सा चरम में नहीं है, या तो मान लो बीच की स्टेज है, तो वहां पर आपको लकवा मार सकता है। क्या हो सकता है भैया, लकवा। लकवा क्या होता है भैया, यहाँ पर होता क्या है, जो ब्लड का सर्कुलेशन जब अच्छी तरीके से नहीं होता तो अंग काम करना बंद कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लकवा। मतलब लकवा वाली समस्या भी आपको यहाँ से आ सकती है। समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सभी बच्चे कमेंट मेरी एक बार जरूर करेंगे, कैसा वीडियो लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं स्वप्रतिरक्षा विकार की, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। अगर मैं बात करता हूं स्वप्रतिरक्षा विकार की बच्चा, तो ये एक ऐसा विकार रहता है जो कि सेल्फ के जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसी का विकार हो जाए, वो अपने ही प्रतिरक्षा तंत्र को अगर मारने लगे, वो जान ही ना पाए कि ये अपना है कि ये पराया। मैंने पहले ही बताया कि अपने और पराये के बीच में विभेद इनके अंदर रहता है, ये समझ जाते हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो अपने और पराये में विभेद ना कर पाए, जान ही ना पाए अपना कौन है, पराया कौन है, और अपने ही प्रतिरक्षा तंत्र को हानि पहुंचाएं, तो ऐसे रोग को हम क्या बोल देते हैं, इस प्रकार के विकार को हम बोल देते हैं स्वप्रतिरक्षा विकार। अपने ही प्रतिरक्षा में विकार हो गया, अपने ही एंटीजन को नहीं समझ पा रहा है। और ये किस पर आधारित है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जो मैंने दो प्रकार की प्रतिरक्षा बताई थी आपको, सक्रिय और उपार्जित। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो स्मृति पर आधारित नहीं होती, लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो स्मृति पर आधारित है। और यहाँ पर तो इसकी यादाश्त ही जा रही, तभी तो नहीं पहचान पा रहा है कि अपना कौन है, पराया कौन है। यहाँ पर इसकी यादाश्त चली गई, और अगर यादाश्त चली जाएगी तो अपना और पराया में भेद नहीं कर पाएगा, और भेद नहीं कर पाएगा तो आपको स्वप्रतिरक्षी जो प्रतिरक्षा वाला विकार है वो हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं, सबको पता होगा, इसको हम बोलते हैं आमवाती संनिशोध, हिंदी में इसका नाम है, और इंग्लिश में है रूमेटोइड।
आर्थ्राइटिस। अब ये होता क्या है, इसको मैं एक और नाम इसका बताता हूं, सब जान जाएंगे। इसका नाम होता है गठिया। गठिया रोग सभी के दादा दादी को जरूर होगा, क्योंकि ये एक उम्र के बाद हो ही जाता है। तो ये गठिया रोग होता क्या है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, बहुत भयानक दर्द होता है जोड़ों में, घुटनों में, यहाँ होता है, पैर के घुटनों में होता है। तो ये एक तरीका का क्या होता है, खुद प्रतिरक्षा तंत्र समझ नहीं पाता और अपने ही प्रतिरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। तो जिसके कारण प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है और गठिया रोग वगैरह हो जाते हैं हमको। तो एक गठिया रोग बड़ी भयानक बीमारी, बच्चों में बहुत ही कम होती है, लेकिन बूढ़ों में अक्सर देखने के लिए मिल जाती है। लगभग ये मान के चलो कि 95% ओल्ड मैन यानी कि वृद्ध जो लोग होते हैं उनमें ये चीज होती ही होती है। समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें समझ में आ गई क्या? चलो आज का लेक्चर जो हमारा है वो यहीं तक रहेगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर प्रॉब्लम होती है तो बच्चा कमेंट करिए, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चा कमेंट आप जरूर करिए। देखो मैं सब्सक्राइब वगैरह के लिए बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम बोलता हूँ, ठीक है? जिसको करना है, जिसको समझ में आ रहा है वो कर लेगा। बट आपकी कमेंट बहुत अच्छी नहीं, आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप करते हैं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ यार जो मैंने बनाया वो बच्चों को समझ में आया और उनका कुछ ना कुछ हेल्प में काम दिया उनके, ठीक है, मतलब स्टडी में काम दिया। ये बहुत ही जरूरी काम हो जाता है मेरे लिए। तो आपको कमेंट जरूर करनी है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। ऐसे ही टॉपिक वाइज कंप्लीट चैप्टर को हम कवर कर लेंगे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।